हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग मस्त मजे में हैं भाई। तो आई होप सभी लोग मस्त मजे में होंगे। आज यार नेट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेके नहीं आ पाया। और होपफुली कल अपना जो सेशन होगा मॉडर्न फ्रिक्स का वो लाइव होगा, जैसे कल लाइव हुआ था कल फिर लाइव होगा, ठीक है। और आज मैं आपके लिए सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ। आज मैं तुमसे ईएमआई के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आप इसको एंड तक देखना, सेशन को पूरा एंड तक। 100% आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आज के सेशन से। उसके लिए लेकिन सेशन पूरा देखना पड़ेगा। और पूरे सेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आज लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए ईएमआई के, ठीक है। और कल अपना मॉडर्न फिक्स चलेगा, उसके लिए रेडी रहें। और जो मॉडर्न फिक्स कल चलेगा उसका मैंने आपके सामने जो लिंक है वो शेयर कर दिया है मेरे ख्याल से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप उसको थोड़ा प्रमोट भी कर दें, उसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा मैंने 20,000 स्टूडेंट्स को अभी तक मेंटर किया है ना। अगर मैंने अभी तक 20,000 के नीड स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, पर मैं अपने दिल में ख्वाहिश पालता हूं कि यार मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख क्यों ना इतने बच्चों को मेंटर करूं। और वो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब का। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं किसी प्रकार से मैक्सिमम बच्चों को मेंटर कर सकूं। और आपने इस काम में मेरा सहयोग पूरा देना यार, ठीक है। और मैं आपके सहयोग के लिए ही आपके लिए डेली क्लासेस लेके आता हूं कि आपको मैं आपके नीड के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ में तैयारी दिला सकूं। तो कल अपना मॉडर्न फिजिक्स सेशन 2 है। आज मैं ईएमआई के दो बड़े प्यारे कंसेप्ट लेके आया हूं। बिल्कुल ध्यान से समझना है, रिवाइज करना है और सेशन को एंड तक देखना है। और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो भाई आपको याद होगा मैंने इन द लास्ट सेशन टू एंड डाई क्वेश्चन सीरीज याद है। एक्चुअल में ये उसी का पार्ट है, पर एक्चुअल में आज थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, लैपटॉप भी बार बार हैंग हो रहा है और नेट भी सहयोग नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे आपके लिए सेशन लेके आना था, ठीक है। तो इसलिए आज मैं एक अलग से ईएमआई का सेशन लेके आया हूँ। बेनिफिट है वो आपको 100%। वही काम की चीज़ लेके आऊँगा जो आपके नीड के काम आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फेराडेज भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने याद हुआ इन द लास्ट क्लास आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी, याद है सभी को? इन द लास्ट क्लास आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी। आपको मैंने क्या सिखाया था कि अगर हमारे पास एक एलआर सर्किट हो तो उस वाले केस में हम लोग टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। टाइम कांस्टेंट याद है? तो आपको मैंने टाइम कांस्टेंट निकालना सिखाया था, याद है? और उस वाले केस में आपको मैंने निकालना सिखाया था कि कैसे हम जीरो टाइम पर करंट निकालते हैं और कैसे हम लोग इनफाइनाइट टाइम पर करंट निकालते हैं। अगर आपने सेशन देखा हुआ तो आपको मालूम हुआ, और अगर सेशन नहीं देखा प्लीज सेशन जरूर देखिए यार, बहुत ही प्यारा सेशन है वो। उस सेशन को आप जरूर देखेंगे, बेनिफिट मिलेगा। आज मैं आपसे उसके एक स्टेप ऊपर जा रहा हूं, 1 स्टेप अप एबव, ठीक है। अब मैं उसके एक स्टेप ऊपर जा रहा हूं। क्या? मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, ध्यान सुनना। ये बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं पहले तो यार, क्योंकि मुझे इसके लिए स्पेस चाहिए होगा। और प्लीज लैपटॉप महाराज जी प्लीज हैंग नहीं होना है, बंद नहीं होना है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अब सुनिए। अब मैं आपसे एक स्टेप ये से ऊपर ही जा रहा हूं कि अगर मान लो आपसे बोले कि मेरे पास एक ऐसे करके सर्किट है जिसमें एक ये कॉइल है, एक ये रेजिस्टेंस है, फिर ये एक मेरे पास रेजिस्टेंस है, फिर मेरे पास एक ये बैटरी है, फिर मेरे पास ये की है, और फिर मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है ऐसे। इसकी इंडक्टेंस L है, रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R है, EMF E है और की K है। हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं कि जीरो टाइम पे कितना करंट होगा और इनफाइनाइट टाइम पे कितना करंट होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एट एनी टाइम t इसमें कितना करंट होगा। वो जीरो से बड़ा टाइम है और इनफाइनाइट से पहले का टाइम है, तब तो करंट वेरिएबल होगा ना।
और जब करंट वेरी कर रहा होगा तो उस समय कितना करंट होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस बैटरी से कितना करंट बाहर आ रहा है, मुझे ये फाइंड करना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का भी एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, कंसेप्ट ही एक्चुअल में, पर उससे हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, और आप लोग सीख भी लेना यार, है ना। देखो जी, आप सबसे पहले आप लोग टाइम जीरो पे करंट निकाल लो। अब भाई टाइम जीरो पे करंट निकालोगे तो टाइम जीरो पर क्या हुआ, ये जो कॉइल होगी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी, तो सारा करंट यहीं से पास करेगा, और सारा करंट जो यहाँ से पास करेगा, कितना करंट पास करेगा जीरो टाइम पर, तो नेट ईएमएफ ई है। अब ये वाला रेजिस्टेंस तो ले नहीं सकते, करंट यहाँ से पास ही नहीं कर रहा, तो यहाँ से और यहाँ से करेगा, की को क्लोज कर दो फाइलों को, तो ई बाई टू आर ये करंट फ्लो करेगा जीरो टाइम पर। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है ये? चलिए जी, अब मैं निकालूंगा यही करंट इनफाइनाइट टाइम पर। जब मैं यही करंट इनफाइनाइट टाइम पर निकालूंगा तो ईएमएफ तो ई रहेगी, पर इनफाइनाइट टाइम का मतलब है फ्लक्स वेरी करना बंद कर गया है। अब ये कंडक्टिंग पाथ की तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव्स एज द कंडक्टिंग पाथ, ये कंडक्टिंग पाथ की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब क्या हुआ, करंट यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ का भी आ रहा है। तो इस वाले केस के अंदर जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो जो नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे पैरेलल में आर बाई टू, और ये जुड़ेगा सीरीज में, तो आर प्लस में आर बाई टू हो जाएगा 3r बाई टू। ठीक है, ये करंट आ गया इनफाइनाइट टाइम पर, ये करंट आ गया जीरो टाइम पर, और एक टाइम कांस्टेंट निकाल दो। टाइम कांस्टेंट निकालते हैं एल अपॉन में आर इफेक्टिव। ये भी आपको मैंने सिखाया भी लास्ट क्लास में, जिन लोगों ने नहीं सीखा प्लीज डू एंड डाई क्वेश्चन सीरीज का पार्ट देख लेंगे बारे में, ठीक है ना। तो अगर इसमें क्या करते हैं, इसमें बैटरी को मानते ही नहीं ऐसे करके भी, ऐसा मान लेते हैं कि तो इसके अक्रॉस कितना नेट रेजिस्टेंस है, अगर मान लो ये बैटरी होती है तो ये होता आर और आर पैरेलल में, और ये होता उसके साथ सीरीज में, तो ये होता 3r बाई टू, ये दोनों पैरेलल में और ये वाला सीरीज में। अब मैंने सारे के सारे रॉ मटेरियल निकाल लिए हैं, अब मुझे यहां से बाहर निकलने वाला करंट निकालना है। मैंने मान लिया कि टाइम टी पर इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो I1 है, और इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो I2 है, तो इसका मतलब यहां से करंट जो निकल रहा है वो I1 प्लस में I2 है, मतलब मुझे I1 प्लस में I2 निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भगवान इतनी शक्ति देना कि मैं I1 I2 निकाल सकूं, बच्चों को समझा सकूं और बच्चे समझ भी सकें। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। और उससे पहले हम गाना गाते ना, स्कूल में गाना गाया करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, है ना। हमने बहुत गाना गाया ये, और भगवान ने शक्ति दी। तो चलो सबसे पहले I1 कैलकुलेट करते हैं। देखो I1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तरीका क्या होता है। अगर मैं I1 निकालूंगा तो किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर किसी भी आर में जब करंट फ्लो करता है, वो करंट फ्लो करता है इस वाले फॉर्म में, a प्लस बी इंटू में e की पावर माइनस टी बाई टाउ, इस फॉर्म में करंट फ्लो करता है। और आपका काम होता है कि आप a और b निकाल दो। अगर आपने a और b निकाल दिया तो करंट निकल जाएगा। अब देखो a b कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग I1 निकालते हैं। I1 चलो इस हाथ से जो पास करने वाला करंट है, ये सबसे पहले निकालते हैं जीरो टाइम पर। अगर जीरो टाइम की बात करें, पहली बात जीरो टाइम पर आपको पता है कि करंट हमारे पास इतना है, और दूसरे को पता है कि सारा करंट है ना यहीं से पास करेगा, इधर से ही पास करेगा। कोई जीरो टाइम पर यहाँ का फ्लक्स मैक्सिमम वेरी करता है, करंट यहाँ से पास नहीं करेगा, यहीं से पास करेगा। तो जो I1 करंट टाइम जीरो पर होगा वो तो मेरे पास होगा E अपॉन में 2R बराबर में A प्लस बी। तो क्योंकि E की पावर माइनस जीरो तो 1 बाई ई लिखोगे इसको, E की पावर जीरो 1 हो जाएगा, है ना, और 1 हो गया तो खाली यहाँ पर B रह जाएगा। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब मैं निकालूंगा टाइम बराबर इंफिनिटी पर। जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट बैटरी से जो निकल रहा है वो इतना है ना। जब बैटरी से इतना करंट निकलेगा तो दो भागों में बटेगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा भाई साहब, ऊपर वाले को मिलेगा नीचे वाले को, पर मिलेगा बराबर बराबर में, क्योंकि जो प्यार उसको ऊपर मिलेगा उतना ही प्यार नीचे मिलेगा, दोनों रेसिस बराबर है ना। और अगर दोनों रेसिस बराबर हैं तो प्यार बराबर मिलेगा, तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना भाई। और अगर आधा आधा बढ़ जाएगा तो उसका आधा कर दो, इसका आधा प्यार कितना बन जाएगा, E अपॉन में 3R बराबर में A। अच्छा, अब E की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी तो 1 बाई इन्फाइनाइट जीरो होता है, तो ये हमें सीधा सीधा A मिल जाएगा। अब अगर ये A मिल गया तो A को यहाँ पुट कर दो। जब A को यहाँ पुट कर दोगे, उठा के इधर ले जाओगे, तो B क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा E अपॉन में 2R माइनस E अपॉन में 3R
सॉल्व कर दो भाई लोग, तो E/6R। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? सभी को बात सुना रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराहट? देखो भाई मैंने यहाँ से I1 कैलकुलेट कर दिया। भैया I1 की कैलकुलेशन आ चुकी है। ये रहा हमारा I1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I1 क्या है। I1 मेरे पास आ चुका है कुल मिला के ए कितना आया है E/3R, प्लस में बी कितना आया है E/6R, और E की पावर माइनस T/टाउ, और टाउ बेटा ये रहा मेरे पास 2L/3R, तो 2L/3R। ये भाई निकल गया I1 जो यहां से करंट पास करेगा। अब मुझे ये L से पास वाला निकालना है। चलो जी अब I2 की कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन तक करने का तरीका बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। अब देखो I2 कैसे निकालेंगे। I2 की इक्वेशन बनेगी A प्लस में B E की पावर माइनस T/टाउ। फिर से टाइम बराबर 0 पुट करो। जब टाइम 0 होगा तो यहां से तो करंट पास ही नहीं करेगा कुछ, तो ये 0 हो गया। बराबर में A प्लस में इसकी पावर 0 तो खाली B रह जाएगा। ये पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन, जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो जो भी करंट आया था ये आधा आधा बढ़ेगा, तो आधा ऊपर से भी जाएगा, बराबर बराबर प्यार जो मिलेगा, तो ये बन जाएगा E/3R। बराबर में ये सिर्फ A के बराबर होगा, देखो A आ गया तो B भी आ गया। B कितना आएगा, B माइनस में हो जाएगा, माइनस का E/3R। सारे आ गए, तो मेरे पास I2 भी आ गया। देखो I2 क्या आ गया, A E/3R प्लस B, तो माइनस हो जाएगा, साइन तो भी नेगेटिव का है, और E की पावर माइनस T/टाउ, और टाउ कितना मेरे पास है 2L/3R। अब दोनों को जोड़ दो, बैटरी से निकलने वाला करंट मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन भाई लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत काम की चीज जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी ना, बहुत काम की चीज है। इसमें कई क्वेश्चन मिक्स हैं। 0 टाइम पे कितना करंट है, इनफाइनाइट टाइम पे कितना करंट है, टाउ कैसे निकाला, I1 कैसे निकाला, I2, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर मैंने डिस्कस कर दी है। नीट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से कोई पॉइंट पूछ लेंगे आपसे। अब मैं आज एक बहुत बढ़िया चीज डिस्कस करने वाला हूँ, पता क्या? आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने लाइक्स कर दो यार, अभी के अभी अपना प्यार दे दो। मुझे बस वही वाला प्यार चाहिए, लाइक वाला, शेयर वाला, सब्सक्राइब वाला। और चैनल को भाई लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, तभी मैं एक साथ 10 लाख बच्चों को तो पढ़ा पाऊंगा, तभी तो मेरे व्यूज लैक्स में आएंगे यार। ठीक है, अच्छा ये मत सोचना कि सर लालच कर रहे हैं। ठीक है, देखो हर बंदा कोशिश करता है, मेहनत करता है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ कर सकूँ, आने वाले बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। और सारे सेशन फ्री ले रहा हूँ यार। मुझे कोई इसकी कॉस्ट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, पर प्यार अप्रिसिएशन तो चाहिए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के सामने मैं अपना इंटरेक्शन कर सकूँ, बाकी बच्चों के साथ में मैं अपने इस नॉलेज को शेयर कर सकूँ। आप अगर मेरे इन लिंक्स की शेयरिंग करेंगे ना, तो मैं उनके साथ, बच्चों के साथ में अपने इस नॉलेज को शेयर कर पाऊंगा। सिर्फ यही है, सिर्फ यही एक पॉइंट है यार। और इसके लिए लाइक्स, आपका शेयरिंग और आपका सब्सक्राइब करना चैनल को बनता भाई लोग। ठीक है, तो अभी के अभी जल्दी से बटन दबा लो यार, लाइक भी करो फटाफट से, शेयर भी करो इस लिंक को, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करो फास्ट एंड फास्ट। ठीक है, तो चलो आज आपको मैं सिखाता हूं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बढ़िया सी बात। देखो जी, आप सामने आपके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से बताने वाला हूं। देखो देखो होता क्या है, ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है वेरिएबल। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वेरिएबल है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल है, वेरी कर रही है, मतलब बदल रही है ये। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, और मैं बोलूं कि अगर मैंने यहाँ पे एक रिंग रख दी, मान लो ये रिंग मैंने रख दी, तो क्या इस रिंग में एक इंड्यूस करंट बनेगा? तो आप बोलेंगे कर बनेगा, है ना, कि फ्लक्स बदल रहा है सर, तो इंड्यूस करंट तो बनना ही चाहिए, बिल्कुल बनेगा, और बनेगा भी। लेकिन मैं अगर पूछूं क्यों बनेगा, आखिर क्यों, वाई, तो बोलोगे फ्लक्स चेंज हो रहा सर इसलिए बन रहा है। नहीं बेटा, ये कारण नहीं है, दिस इज नॉट द रीजन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाई दिस इज नॉट द रीजन। कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएबल होने की वजह से
करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज नॉट द रीजन। ये एक्चुअल रीजन है ही नहीं भाई। क्यों नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो ऐसे करके। अब जितनी बातें बता रहा हूं सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से सुन लेना। मान लो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मानते हो? और नहीं मानते तो मान लो, सपोज करो पहले फील्ड यूनिफॉर्म है, पहले मान लो फील्ड यूनिफॉर्म ये थी, पहले यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में कर रहे हैं, यूनिफॉर्म बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और मैंने इसमें चार्ज रेस्ट पे रख दिया, रेस्ट पे, ये चार्ज मैंने रेस्ट पे रख दिया, तो ये चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा? पहले मेरी बात ये, क्या इस चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है बी क्यू वी। और आपको एक बात होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन नहीं कर सकती है, इसको चला नहीं सकती, इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं कर सकती। अगर ये जीरो है तो जीरो ही रहेगी, बदल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बदल सकती। तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड में इतनी औकात ही नहीं है कि इस चार्ज को चला सके। सेकंड केस, ये पहला केस था। सेकंड केस, मान लो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या अब इस चार्ज को चला पाएगी? अभी भी नहीं चला पाएगी, क्योंकि भले फील्ड नॉन यूनिफॉर्म क्या ना हो, अगर स्पीड जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स के पास इतनी औकात ही नहीं है कि इस चार्ज को चला सके, चाहे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी केस में ये इस चार्ज पर वर्क डन नहीं कर सकती, इस चार्ज को चला नहीं सकती। लेकिन अब पता क्या हुआ, अब अगर फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई, तो भले ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ना लगाए, भले ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ना लगाए, लेकिन ये चुपचाप नहीं बैठेगा चार्ज, ये ऐसे करके घूमना शुरू कर देगा, ऐसे करके, जबकि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है भाई। मैग्नेटिक फोर्स इसको घुमा ही नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड को ये पावर ही नहीं मिली कि चार्ज को घुमा सके। ये पावर तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ही ये पावर दी गई है कि वो चार्ज को घुमा सके, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सके। इसका मतलब अगर मैंने चार्ज को रेस्ट पे रखा था पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको नहीं घुमा रही है, कुछ तो है ऐसी शक्ति, तांत्रिक शक्ति जिसको घुमा रही है। और अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा यहां पे रखता ना तो ये कसम से ऐसे घूमता, अगर मैं यहां पर रखता तो कसम से ऐसे घूमता, कसम से घूमता जी, ऐसे। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, ऐसे सर्कल में घूमेगा, ठीक है। तो इसको घुमाने का काम खाली कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिस विल प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो बनती है चार्ज एट रेस्ट है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है, ऐसे करके वो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में खत्म हो जाती है। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में देखो क्या है, ये मान लो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनते रहना। अब अगर ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने इस फील्ड के अंदर एक चार्ज को रखा है, किसी चीज को, मेटालिक रिंग को रख दिया, किसी चीज को रख दिया है, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, ऐसे अगर चार्ज को रखोगे ना तो चार्ज ऐसे घूमेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ऐसे न्यू घूमेगा। अगर चार्ज ऐसे करके कंसेंट्रिक सर्कल्स में घूम रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, वो भी कैसे बन रही है? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही बन रही है, जिसका सेंटर मान लो ये हो गया। और अगर चार्ज ऐसे करके घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल में बन रही है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे करके होगी, यहां से टेंजेंशियल 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 ऐसे करके होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे करके क्लोज लूप के अंदर पाई जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके क्लोज लूप के अंदर पाई गई, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नॉन कंजर्वेटिव होगी, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है ना, कांस्टेंट चार्ज से बनती है, रेस्ट वाले चार्ज से बनती है। उस वाले केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है, याद है ना सभी को? पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है, और कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, पर इसमें क्लोज लूप बना रही ना। तो एक अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है जो क्लोज लूप के अंदर घूम रही है ऐसे करके। इसमें अगर नेट वर्क निकालो ना क्लोज पाथ मूव करने के चार्ज का, जीरो नहीं आने वाला। तो एक अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नाम दिया हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और रखा हुआ चार्ज जो रेस्ट में रखा होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। पर फर्क है, एक रखा हुआ चार्ज, रेस्ट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो कौन सा होगा? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कंजर्वेटिव होगी, और ये जो बनाएगी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ये नॉन कंजर्वेटिव होगी, ठीक है। अब मैं इसके एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सप्रेशन, कि इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। ध्यान सुना मेरी बात। मान लो मुझे यहां से आर दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल वाली है। इस रीजन में, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, और मुझे यहां सेंटर से आर दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, ई डॉट डी एल, और इसका मतलब होता है फॉर क्लोज लूप, लूप के अंदर, इसके अंदर बन रही है। अच्छा मैं सच्ची बात बताऊं ना, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव बनती है ना, कंजर्वेटिव बनती है, उस वाले केस में अगर आप ई डॉट डी एल निकालोगे, चार्ज को क्लोज पे पाथ में मूव करने का वर्कडन हमेशा जीरो आता है, जीरो, हमेशा जीरो आएगा। और ये हमने लॉ पढ़ भी रखा है, याद है, किरचॉफ्स का सेकंड रूल। इसी को तो बोलते हैं इंड्यूस्ड, इसकी तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी का फॉर्मूला या वी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, याद है क्या? और फॉर ए क्लोज लूप आपने किरचॉफ का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ, फॉर द क्लोज लूप जो भी इसका अलजेब्रिक सम होता है वो जीरो के बराबर आता है, याद है सभी को, है ना? यही तो हमारा किरचॉफ का सेकंड रूल था। तो अगर बात होगी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो क्लोज लूप के लिए ये चीज भाई लोगों जीरो होती है। पर अभी फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, इसमें जीरो नहीं हुआ, इसमें वर्कडन जीरो नहीं हुआ, इसमें वर्कडन आएगा, और यही मुझे वर्कडन है, और मुझे यही ईएमएफ निकालनी है, यही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपने पढ़ा हुआ है माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर भी होता है, और ये माइनस यहां भी लगा लो क्योंकि ई बराबर माइनस ई डॉट डी आर होता है, इधर माइनस लगाना भी जरूरी है ना। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं, देखो भैया कैसे कर रहा हूं, माइनस से माइनस कट गया। अच्छा ई तो ई रहेगा, डीएल क्या है? डीएल है यहाँ पे छोटी सी लेंथ ले लो डीएल, तो डीएल भी टेंजेंट है, ई भी टेंजेंट है, थीटा एंगल निकालोगे जीरो आएगा, हर पॉइंट पर आएगा। यहाँ पे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, डीएल टेंजेंट ऐसे करके, थीटा फिर जीरो आएगा, हर पॉइंट पर डीएल में और ई में एंगल जीरो बनेगा। तो ई को मैंने बाहर निकाल दिया, थीटा जीरो बनेगा, कॉस जीरो वन हो गया, और सारे डीएल 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 जोड़ दो तो इस पूरे की लंबाई मिल जाएगी, और वो बन जाएगी 2 पाई आर, और दिस इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ फाइव। मान लो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो डीवी बाई डी टी है वो अल्फा के बराबर है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बी का फार्मूला, फाइव का फार्मूला बी है, ए तो बाहर ले लिया, और ये हो गया डीवी बाई डी टी। अच्छा ए इज द एरिया ऑफ दिस, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डीवी बाई डी टी अल्फा हो गया बराबर ई इंटू में 2 पाई आर। एक आर ने आर को मारा, पाई ने पाई को मारा, तो ई कितना आ गया? ई आ गया अल्फा आर बाई 2। और ध्यान से देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, आर से डायरेक्टली वेरी कर रही है। जैसे जैसे मैं इसका आर और जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और दूर जाऊंगा, यहां से और दूर जाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे जैसे सेंटर से मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, वो भी डायरेक्टली वेरी कर रही है। और ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है अल्फा आर बाई 2, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया इनसाइड द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर? दिस इज द एक्सप्रेशन इनसाइड द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल बी वेक्टर। ये वेरिएबल फील्ड के अंदर एक्सप्रेशन आया है, ई आर के डायरेक्टली वेरी कर रहा है। एक एक्सप्रेशन में को बाहर भी निकाल के दिखाता हूं, देखो कैसे। सेल्फ रिडक्शन आ गया यार, देखो आपने सीखा ना सेल्फ रिडक्शन, क्वेश्चन भी किया था, इधर करते हैं चलो। अब मैं निकालूंगा एक्सप्रेशन ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द
वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो निकाल देते। मान लो मैग्नेटिक फील्ड खाली इतने रीजन में लाई कर रही है, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड खाली इतने रीजन में लाई कर रही है, सपोज करो सिर्फ इतने रीजन में। ठीक है, और मुझे जो मैंने जो चार्ज को रखा है ना, वो यहां पे रखा है चार्ज को मान लो, और मान लो सेंटर से जो दूरी है ये वाली, इसका तो सेंटर मान लो मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस तो खाली छोटा आ रहा है, जहां तक खाली मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज को मैंने यहां पे रखा है जो कैपिटल आर की दूरी पर है। और जब मैंने इस चार्ज को यहां पे रखा ना, तो चुपचाप नहीं बैठेगा ये, जैसे आप चुपचाप नहीं बैठोगे नीट को फोड़ोगे, ये भी चुपचाप नहीं बैठता, ये ऐसे करके घूमता है, ऐसे न्यू घूमता है, मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और ऐसे बनती है ऐसे करके भी। अब कितनी बनती है मुझे निकालनी है, फिर दोबारा से वही अगेन फार्मूला, ई डॉट डी एल बराबर में हमारा क्या एक्सप्रेशन आता है, डी फाई बाई डी टी, राइट। फिर से वही ई में और डीएल में एंगल थीटा बनेगा 0, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है यहाँ पर ऐसे करके दोबारा से टेंजेंशियल बनेगी, और डीएल भी यहाँ की छोटी सी लेंथ होगी। तो ई इंटू में 2 पाई आर, आर लोगे भाई लोग ये वाला रेडियस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, और cos 0 1 बन जाएगा, बराबर में डी बाई डी टी जो इस रीजन की है, डी वी बाई डी टी, वो क्वेश्चन मुझे अल्फा ही दे रखी है मान लो, और एरिया कौन सा लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा ए इंटू में डी वी बाई डी टी। तो जो एरिया लेंगे कौन सा लेंगे, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, ये वाला एरिया, और वो एरिया हमारे पास है पाई इंटू में छोटा आर का स्क्वायर, और डीवी बाई डी टी, इसको हम अल्फा पुट कर देंगे, पाई ने पाई को मार दिया। अब तो यहां से ई कितना आ गया, यहां से ई आएगा डीवी बाई डी टी इज द अल्फा आर स्क्वायर अपॉन में 2 और अपॉन में आर। अब ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, वो इस आर से कैसे वेरी कर रही है, इस आर से इनवर्सली वेरी कर रही है। मतलब अगर मैं यहां से कुछ दूर पे और जाऊंगा ना तो और घटेगी, और दूर भी जाऊंगा तो और घटेगी, और दूर भी जाऊंगा तो और घटेगी। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आर से डायरेक्टली वेरी करेगी, आउटसाइड इट इनवर्सली वेरी करेगी। और इसका अगर मैं ग्राफिकल वेरिएशन बना दूं तो ग्राफिकल वेरिएशन कुछ ऐसे करके बनेगा, पहले सेंटर से लेके जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक डायरेक्टली वेरी करेगी और फिर वेरी करेगी इनवर्सली। ये इसका ग्राफिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डिस्टेंस है सेंटर से। क्या भाई लोग बात समझ आई है? क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई टेंशन? सबको पॉइंट्स क्लियर है? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और मैं आपके लिए क्वेश्चन भी यहाँ से एक लेना चाहूँगा क्वेश्चन, तो आपके लिए क्वेश्चन में छोटा सा ले रहा हूँ। ठीक है, इसी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं ले लेता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, मैं क्वेश्चन बताऊँ जी क्या आपका, एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी बेस पर। इन अ रीजन ऑफ स्पेस मैग्नेट, साथ क्वेश्चन लिख सकते भी हो। इन अ रीजन ऑफ द स्पेस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस ए centered at origin with the magnetic field along the negative z direction, and it is given, कुछ expression given है, the force experienced by the stationary charge placed at this point। देखो जी क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जी, टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन डाल दूंगा ये। और जिनको मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं पता ज्वाइन कर लो सभी लोग, @NEET 20 VKTK ये चैनल का नाम है, सब लोग इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो नीट 2020 का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल रहा हूँ डेली। ठीक है, खास तक किसी दिन ना डालूं पर डेली डालता हूँ। और कल ध्यान रखना बेटा, कल अपना मैराथन सेशन है, किस चीज का? कल अपना मैराथन सेशन है, मैराथन सेकंड पार्ट है किसका? मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स का जो मैराथन सेशन है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल लिया था, और सेकंड पार्ट मैं कल लूंगा शाम को 7 बजे से। उसके लिए तुम लोग रेडी रहना। ठीक है, तो जी क्वेश्चन क्या बताता हूँ आपको जी। क्वेश्चन के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक्सप्रेशन में दे रखा है बी बराबर में -B0 इंटू में टे और इंटू में के कैप, ये दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड। और वो कह रहे कि हमने चार्ज रखा हुआ है Q, और जो भी चार्ज रखा हुआ है उसकी पोजीशन है
r, 0,0, ठीक है। और जो r है ना वो a से बड़ा है, और a वो पार्ट है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। a इज द रेडियस अप टू विच देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। तो मतलब कहानी ये ऐसे करके है कि मतलब इतने रीजन के अंदर, सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जिसका रेडियस a है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और ये इनटू द प्लेन होगी, देखो माइनस के लिखा ना, माइनस के, और वेरिएबल भी क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है ऐसे करके। और हमने जो चार्ज रखा हुआ है वो यहाँ से r दूरी पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, और r बड़ा है a से। तो इस चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो अभी हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला ना कि बाहर वाले रीजन के लिए जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसका फार्मूला क्या है। तो अपना उसका एक फार्मूला भी आया था, अपने उसका फार्मूला किसके प्रोपोर्शनल लाया था, इस r से दूरी से इनवर्सली आया था, याद है सभी को। एक बार दिखा दो तो फार्मूला आपको, ये रहा फार्मूला, अल्फा आर स्क्वायर बाई 2r, अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 और इनटू में 1 बाई r। तो अल्फा आर स्क्वायर बाई 2, तो अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में 1 बाई आर, यही फॉर्मूला था। देखो अल्फा का मतलब क्या है, डीवी बाई डी, अल्फा का मतलब है डीवी बाई डी। तो अगर मैं डीवी बाई डी करूंगा तो कितना मिलेगा बताओ, माइनस बी नोट, माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा है, मैं इसकी वैल्यू नहीं ले रहा, तो मेरा साइन नहीं ले रहा, तो बी नोट बन जाएगा, खाली इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं, तो डीवी बाई डी अल्फा है हमारे पास, वो बी नोट बन गया। आर स्क्वायर होता है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है उसका रीजन, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा अपॉन में 2, और आर जहां पर मैंने चार्ज रखा हुआ वो दूरी, तो 1 बाई आर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे निकालना है फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्यू, फोर्स का फार्मूला क्यू, तो बस इस क्यू को ई से इंटू कर दो, ई हमारे पास ये आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में आ सकता है, पर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और ये कंसेप्ट पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ तो 100% बात समझ में आएगी। अब मैं इसी बेस पर एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा लैपटॉप से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि 3-4 बार बंद हो चुका है ये वाला, मेरी 3 क्लासें नहीं हो पाई इस वजह से। तो मैं इसमें एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्या, कि मेरे पास एक ऐसे करके मान लो पेंडुलम वाला बॉब है, और ये जो वायर है ना, कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर, एक ये कनेक्टिंग वायर है, और मैं इस बॉब को उठा के यहां से ऐसे ले गया, थीटा एंगल ऊपर ले गया मान लो, और छोड़ दिया, और इसकी लंबाई एल है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कनेक्टिंग वायर के क्रॉस मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनेगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, ये क्वेश्चन भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो देखो जी कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लो इनटू द प्लेन दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, या तो इनवर्ट ले लो या आउटवर्ड, लो ऑप्टिमम, और यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो ये ऐसे करके घूमेगा, जब ऐसे करके घूमेगा तो इस वाले पॉइंट के ऊपर घूमेगा, तो इस वाले केस में जो ईएमएफ बनती है उसका फार्मूला बनता है ना, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, याद है फार्मूला, तो यही चलो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और मुझे मैक्सिमम निकालना, देखो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब स्पीड मैक्सिमम होगी। देखो फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ फिक्स है, तो जब ओमेगा मैक्सिमम होगा या स्पीड मैक्सिमम होगी तभी तो जो ईएमएफ बनेगा इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम बनेगा, और वो होगा जब यहाँ से पास करेगा ये, जब यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरेगा, इतना नीचे गिरेगा, कितना नीचे गिर गया, ये पूरी लंबाई जो है, ये पूरी लंबाई ये वो तो एल है, अब ये यहाँ पर है, तो अभी इसकी लंबाई इतनी है, तो अगर पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई को माइनस कर दोगे तो इतना ही तो नीचे गिरेगा ये। पूरी लंबाई कितनी है, एल, अभी ये लंबाई कितनी है, एल कॉस थीटा, ये एल तो ये निकालोगे एल कॉस थीटा, तो इनका डिफरेंस ही तो ये नीचे गिरेगा इतना, ठीक है। तो सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी वो घटेगी एम जी एल, कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस थीटा
बराबर में हाफ mv²। मास ने मास को मार दिया, यहां से स्पीड निकालो, सिंपल देखो फॉर्मूला √2gh की तरफ फॉर्मूला आएगा, रूट में 2g और h जितना नीचे गिरा है, ये कितना नीचे गिरा है, L1 माइनस कॉस थीटा। मुझे क्या निकालना है, कितना मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, उसका फॉर्मूला b, तो b रहेगा, L² तो L² रहेगा, और ओमेगा बाई 2 लिख दो, ओमेगा का फॉर्मूला v बाई आर, आर का मतलब इसकी लंबाई, L ने L को मार दिया। अच्छा अब आगे सुनो, VL/2 और ये v, अच्छा ये जो v है कितना बन जाएगा, रूट में 2gl 1 माइनस कॉस थीटा की तो वैल्यू कितनी है कि मैं यहाँ पे निकालता हूँ, रूट में 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो बाहर कितना आएगा, 2 आएगा, gl तो रूट में रहेगा ना, तो 2 बाहर आएगा, साइन थीटा बाई 2 बाहर आएगा, और रूट में रह जाएगा gl। तो देखो जी क्या मिल गया मुझे, एक तो 2 मिलेगा, 2 से 2 कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, रूट में gl, और ये बन गया हमारे पास भाई लोगों इंड्यूस ईएमएफ। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है दोस्तों? आज मैं इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको मैं जल्दी से अपलोड करने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी, सारी कहानी समझ में आई होगी, और ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है इसको भी ट्राई करके दिखना है एक बार, ठीक है? तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं, आप लोग रिवाइज करें, पढ़ते रहें। टिल देन शबा खैर, शुभ रात्रि, सायनारा, टिंग टोंग, बाय बाय।